हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स अकेडमी स्टैंडर्ड 8th 8वीं कक्षा के लिए है। ये इसका विषय यानी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यानी गणित। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे इसे प्रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें हिंदी में भी बताई हुई हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी बेजिक राशियों के गुणनखंड। हमने पहले भी इनके बारे में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में यानी बेजिक राशियों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अब ये जो 5th चैप्टर था उसमें हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी और 6th चैप्टर में उसके फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप बोलेंगे 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद या 9th में आने के बाद इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यानी ये स्क्वायर वाला इक्वेशन है एक तरह से। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण में दिया गया है x² - 10x + 21 यानी x का वर्ग ऋण 10x धन 21। ठीक है, तो ये जो सारा एक जो इक्वेशन है ना, जो समीकरण जैसा आपको दिया हुआ है, हालांकि ये समीकरण नहीं है पर फिर भी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे बेजिक राशि आप कह सकते हैं, उसके मैंने एक एक पार्ट को नीचे आपको समझाया है। जो पहला टर्म है यानी x², उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी ये प्रथम पद है आपकी बेजिक राशि का। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल में, माइनस। माइनस क्या है? साइन ऑफ द मिडल टर्म यानी मध्य पद का चिन्ह है वो। उसमें प्लस या माइनस जो भी आएगा वो आपके मिडल टर्म की साइन होगी। फिर प्लस जो 10x दिया हुआ है वो क्या है? आपका मिडल टर्म है यानी मध्यम पद है। उसके अलावा प्लस जो है वो अंतिम पद का चिन्ह है यानी साइन ऑफ द लास्ट टर्म, और 21 जो है वो लास्ट टर्म है यानी अंतिम पद। छोटा छोटा आप इसको अलग अलग कर लीजिए। देखिए, जब आपको बोलेंगे कि मिडल टर्म की साइन क्या है तो वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि मध्यम पद का चिन्ह क्या है? माइनस। ठीक है, लास्ट टर्म की साइन क्या है? अगर आपको ऐसा बोलेंगे तो अंतिम पद का चिन्ह क्या है? प्लस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अलग करके आपको समझाया है। अब आगे अगर आप देखेंगे, यही इक्वेशन, यही बेजिक जो राशि है उसी को मैंने आगे बढ़ाया है। इसमें देखिए x² - 10x + 21 इतना ही था। इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालना यानी इसके गुणनखंड प्राप्त करना। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले ये जो पूरा क्वेश्चन है यानी x² + 10x + 21, इसमें आप समझ सकते हैं कि 3 अलग अलग पद हैं, यानी कि 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट टर्म के साथ जो नंबर है यानी +21 जो लास्ट टर्म होता है, जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए या ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिसको इनटू करके यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करके हमको +21 मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब हम बीच वाला टर्म देखते हैं यानी -10x या -10 अगर हम बात करें, तो हमको एडिशन या सबट्रैक्शन यानी जोड़ या घटा कैसे भी करके हमको बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। यानी हमको जो +21 है उसके ऐसे दो पार्ट ढूंढने हैं, दो अलग अलग गुणनखंड ऐसे ढूंढने हैं जिसको गुणा करके हमको 21 मिलना चाहिए और धन या ऋण करके हमको कितना मिलना चाहिए? -10x। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जैसे अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी हैं बट समझाने में मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ। इफ़ द साइन ऑफ द लास्ट टर्म इज़ पॉजिटिव, आपने यहाँ पर देखा कि जो अंतिम पद था वो क्या था? +21। तो अगर लास्ट टर्म की साइन जो है वो पॉजिटिव होती है तो बीच के जो हम फैक्टर्स ढूंढते हैं या जो हम गुणनखंड ढूंढ रहे हैं वो दोनों भी या तो दोनों ++ होंगे या तो दोनों -- होंगे। ठीक है, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों प्लस वाले होंगे, धनात्मक होंगे, या फिर दोनों ऋणात्मक होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, और हम लास्ट टर्म के लिए क्या करते हैं? इनटू। तो गुणा करने के समय में दोनों अगर प्लस का गुणा करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों अगर माइनस का गुणा करेंगे तो भी आंसर प्लस में आएगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर लास्ट टर्म, जैसे ही आपको क्वेश्चन आए सबसे पहले आप देखो कि लास्ट टर्म के साथ कौन सी साइन है। अगर लास्ट टर्म के साथ प्लस है यानी धनात्मक है, अगर आखिरी वाला पद जो है, तो जो हम फैक्टर्स ढूंढेंगे, जो गुणनखंड ढूंढेंगे, दोनों या तो धन में होंगे यानी दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों माइनस में होंगे यानी नेगेटिव होंगे। उसके बाद इफ़ द साइन ऑफ द लास्ट टर्म इज़ नेगेटिव, अभी तो हमने पढ़ लिया कि भाई बीच की जो साइन, लास्ट वाली जो साइन थी वो +21 थी, लेकिन अगर वहाँ -21 होता तो क्या? अगर लास्ट टर्म नेगेटिव होता है तो द साइन ऑफ द फैक्टर्स
वन ऑफ द फैक्टर्स, दो अलग अलग आपको गुणनखंड मिल रहे हैं, दो अलग अलग नंबर आपको मिलेंगे, तो अगर लास्ट वाले नंबर के साथ या लास्ट वाले टर्म के साथ अगर माइनस की साइन है तो जो दो आंसर आपको मिल रहे हैं उसमें से एक प्लस और एक माइनस होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जैसे -21 है तो +3 और -7 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी -21 आएगा, और -7 और +3 को करोगे तो भी -21 आएगा। अब ये अलग बात है कि इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं कि किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस, लेकिन ये एकदम श्योर है कि आपका अगर लास्ट वाला टर्म प्लस में है, अंतिम वाला पद जो है अगर धनात्मक है, तो आपके जो दोनों गुणनखंड होंगे वो या तो दोनों ऋणात्मक होंगे या तो दोनों धनात्मक होंगे। यानी इफ द थर्ड टर्म इज पॉजिटिव, अगर प्लस वाली साइन है तो या तो आपके दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। और अगर लास्ट वाला टर्म आपका नेगेटिव है यानी अंतिम पद अगर ऋणात्मक है तो एक प्लस और एक माइनस में होगा। अब उसमें से कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो बीच वाले टर्म के ऊपर पता चलता है। तीसरी चीज अगर हम बात कर रहे हैं, द साइन ऑफ द मिडल टर्म इज सेम एज दैट ऑफ द साइन ऑफ ग्रेटर और बिगर फैक्टर। जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि -3 और +7 है या फिर +3 और -7 है, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके बीच का जो मिडल टर्म होगा, मिडल टर्म के साथ जो भी साइन होगी, अगर मिडल टर्म के साथ प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस आएगा, अगर मिडल टर्म के साथ माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा। यानी अगर जो मध्यम पद आपका है उसके साथ अगर धन का चिन्ह है तो बड़े नंबर के साथ धन आएगा, और अगर ऋण का चिन्ह है तो बड़े नंबर के साथ ऋण आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे बताया कि समझो मिडल टर्म है -4, ठीक है, और लास्ट टर्म है -21, तो पहले मुझे लास्ट टर्म के फैक्टर निकालने हैं, यानी अंतिम जो पद है उसके गुणनखंड निकालने हैं। मैंने लिखा -24 और दो फैक्टर निकाले -7 और +3। क्यों निकाले? क्योंकि मतलब 7 3 होता है 21, 7 21 होता है, और क्योंकि 21 के साथ माइनस है तो मेरा एक माइनस और एक प्लस होगा, तो मैंने 7 के साथ माइनस लिया। क्यों लिया 7 के साथ माइनस? क्योंकि जो मेरा मिडल टर्म था, मैंने मिडल टर्म क्या लिखा है -4, तो जब मेरा मिडल टर्म माइनस में था तो बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन आएगी। अगर ऊपर +4 होता तो बड़े नंबर के साथ यानी 7 के साथ प्लस आता। और तो फैक्टर्स हमारे कैसे हो रहे हैं, -7 और 4 लेके -3, ठीक है। आगे हम चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं हम फैक्टराइजेशन में। क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज यानी गुणनखंड निकालना है हम लोगों को। तो पहला, इसमें टोटल 12 सम्स हैं, 12 सम्स हैं, बहुत ही ध्यान देना है। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। पहला क्वेश्चन है x² + 9x + 18। आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम आप ये देखेंगे कि x² है उसके साथ कोई नंबर है क्या। जैसे अगर 2x², 3x², 4x² ऐसा कोई नंबर है तो उसको सॉल्व थोड़ा अलग करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि x² के साथ कोई नंबर नहीं है, तो पहला स्टेप ये हुआ कि आप देखोगे कि x² के साथ कोई नंबर है क्या, तो मेरे क्वेश्चन में तो नहीं है। दूसरे स्टेप में मैं लास्ट वाला टर्म देखती हूँ, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद क्या है, +18, ठीक है। अब अगर मैंने +18 देख लिया तो जैसा मैंने आपको रूल बताया है कि अगर लास्ट टर्म के साथ प्लस है तो या तो दोनों टर्म्स प्लस या तो दोनों टर्म्स माइनस। अब कैसे पता चलेगा कि दोनों टर्म्स प्लस होंगे या दोनों माइनस? हम आते हैं मिडल टर्म के ऊपर। मिडल टर्म यानी मध्यम पद हमारा क्या है, +9x। क्योंकि बीच वाला टर्म प्लस है इसका मतलब दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस प्लस होंगे। वापस से ध्यान दीजिए, लास्ट वाले टर्म के साथ अगर प्लस की साइन है तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, लेकिन क्योंकि मेरे बीच वाले नंबर के साथ +9 है तो इसका मतलब मेरे दोनों टर्म्स क्या होंगे, प्लस होंगे। अब मुझे 18 के दो ऐसे पार्ट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके या गुणा करके 18 आता है और जोड़ के या घटा के 9 आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 6 और 3 लिया है, तो 6 3 18 भी होता है और 6 और 3 9 भी होता है, दोनों सेम आना चाहिए। वैसे 18 के बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैं 18 लाने के लिए 2 और 9 भी ले सकती हूँ, लेकिन 2 और 9 से मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में जो बीच में 9 दिया है वो नहीं मिलेगा। मुझे मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए और प्लस या माइनस करके 9 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स ले लिए, तो मैं 9x की जगह पे लिखूंगी 6x और 3x। हमेशा x लिखना याद रखिए, x या y जो भी है वो लिखना याद रखिए, ठीक है। तो 9x को मैंने क्या दो पार्ट में कर दिया, 6x और 3x। तो जो पहला टर्म था उसको वैसे ही लिखा x², 9x की जगह मैंने 6x + 3x लिखा और 18 की जगह 18 लिखा। अब मैं क्या करूँगी, इनके दो पार्ट कर लेती हूँ, फर्स्ट दो पार्ट को एक साथ और अगले दो पार्ट को एक साथ। फर्स्ट दो पार्ट क्या है मेरे, x² + 6x। इन दोनों में कॉमन क्या है, सामान्य क्या है, x, उसको मैं बाहर निकाल लूँगी तो ब्रैकेट में क्या बचेगा,
पहले एक्स स्क्वायर था यानी 2 बार एक्स था, अगर मैंने एक बार बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा एक बार एक्स और प्लस 6, क्योंकि 6x के साथ जो एक्स था वो मैंने बाहर निकाल लिया है। फिर अगली बार मैं लिखूंगी +3, ब्रैकेट में लिखूंगी x + 6। क्यों मैंने निकाला 3? क्योंकि 3 कॉमन है, 3 के टेबल में भी आता है और 18 में भी आता है, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया और 3 6 18 होता है, तो ब्रैकेट में 6 आ गया। अब आप देख सकते हो अगली बार में कि थर्ड स्टेप में x + 6 और x + 6 दोनों पार्ट में आ रहा है, तो वो x + 6 कॉमन है, उसको मैं एक साथ लिखूंगी। और जो बचा मेरे पास, क्या क्या बचा, x बचा, प्लस बचा और 3 बचा, उसको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगी। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आप दूसरा सम देखो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है या नहीं। तो मैंने देख लिया एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है। फिर दूसरा स्टेप में मुझे क्या देखना है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है मेरा, +9, अंतिम पद क्या है, धन 9, मैंने 9 लिख लिया। अब क्योंकि लास्ट वाला नंबर प्लस में है तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। फिर मैं बीच वाला टर्म देखूंगी, बीच वाले में माइनस दिया है यानी मेरे दोनों टर्म्स क्या होंगे, माइनस होंगे। लास्ट वाले से ये डिसाइड होता है कि प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे, और बीच वाले से ये डिसाइड होता है कि एक प्लस है या दोनों प्लस है या एक माइनस है या दोनों माइनस है। तो क्योंकि एंडिंग में प्लस था तो इसका मतलब दोनों टर्म्स या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, और बीच वाले टर्म में क्योंकि माइनस था तो इसलिए दोनों टर्म्स माइनस माइनस होंगे। तो 9 जो है +9 मतलब -9 × -1, ऋण 9 × ऋण 1 क्या होगा, धन 9। तो 9 आ गया और -9 और -1 मिलके क्या बनता है, -10। तो मेरा बीच वाला टर्म भी मुझे मिल गया। तो मैंने पहला टर्म लिखा x², -10x को मैं लिखूंगी 9x - 1x, ठीक है, -9x - 1x और फिर +9। अब मैंने वापस से दो पार्ट कर लिए। पहले वाले पार्ट में से x को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में आ गया x - 9। दूसरे वे से -1 को कॉमन निकाला, क्योंकि देखो 1 और 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन निकालते हैं। तो मैंने 1 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर की साइन चेंज हो गई। इन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान देना। इस वाले सम में देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस था इसलिए अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस सम में ब्रैकेट के बाहर माइनस है और इसलिए अंदर भी साइन चेंज हो गई। तो जो x + 9 था वो x - 9 हो गया। अब आप देखेंगे दोनों जगह x - 9 कॉमन है, तो उसको मैं ले लूँगी और फिर बचा हुआ यानी x बचा है, माइनस बचा है और 1 बचा है, उसको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख दूँगी। थर्ड सम देखिए, थर्ड सम में सबसे पहला स्टेप, क्या y² के साथ कोई नंबर है, तो नहीं है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म क्या है, +144। अब 144 के आपको दो फैक्टर्स निकालने हैं, और क्योंकि वो प्लस है तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, लेकिन बीच वाला टर्म क्या है, +24y यानी प्लस है, यानी मेरे दोनों आंसर्स क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। तो क्योंकि +12 +12 12 + 12 होता है 24 और 12 × 12 होता है 144, तो मेरे फैक्टर्स हो गए 12। तो मैं वापस से आती हूँ क्वेश्चन में, पहले मैं y² लिखूंगी, फिर 24y की जगह 12y + 12y लिखूंगी, और फिर लास्ट टर्म यानी +144 लिखूंगी। अब मैं फर्स्ट दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में एक y बचेगा, 2y में से एक y बाहर आ गया, एक y बचा है, 12y में से y चला गया, सिर्फ +12 बचा है। फिर अगले वाले ब्रैकेट में 12 कॉमन है, क्योंकि 12 144 होता है, यानी 12 × 12 अगर करेंगे तो 144 होता है, तो +12 बाहर आएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा y + 12। अब आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, y + 12, तो वो मैंने लिख लिया। फिर बचा क्या है, वापस से y बचा है, प्लस बचा है और 12 बचा है, तो वो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। दोनों भी सेम ही आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें पहला स्टेप क्या था, मैं ये देखूंगी कि y² के साथ कोई नंबर है या नहीं है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि y² के साथ नंबर है यानी 5 है, तो पहले मैं पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। हमेशा याद रखो, इसमें कोई नंबर नहीं था तो मैंने डायरेक्ट 144 का फैक्टर निकाला, लेकिन इसमें नंबर है तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 5 × 10 कितना होता है, 50, और 10 के साथ माइनस है तो -50। मैं लिखूंगी वैसे ही, लेकिन फैक्टर निकालूंगी -50 के। अब मुझे -50 चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करके -50 आना चाहिए और प्लस माइनस करके +5 आना चाहिए, मिडल टर्म के जैसे। अब क्योंकि मेरा लास्ट टर्म माइनस वाला है तो या तो एक प्लस एक माइनस आएगा, ठीक है। अब कौन सा नंबर प्लस और कौन सा माइनस, 50 के मैंने दो फैक्टर तो निकाल लिए कि 5 × 10 = 50 होता है, लेकिन प्लस किसके साथ आएगा, 10 के साथ या 5 के साथ। तो मैं पहले जाऊंगी मिडल वाले टर्म पे यानी बीच वाले टर्म पे, यानी
प्लस 5y पे। क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है तो बड़े नंबर के साथ ऑटोमेटिकली प्लस की साइन आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे फैक्टर हो गए प्लस 10y और माइनस 5y। अब मैं क्वेश्चन में आ रही हूँ। पहले मैं सबसे पहले जो पहला टर्म था यानी 5y² वो लिखूंगी, फिर 5y की जगह प्लस 5y और माइनस 5 प्लस 10y और माइनस 5y लिखूंगी, और फिर लास्ट टर्म यानी -10 लिखूंगी, ठीक है। अब मैं 5y² प्लस 10y में से कॉमन निकालूंगी। क्या कॉमन आएगा? 5 एक आ सकता है क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, और 2y में से एक y कॉमन आ गया। तो अब मेरे पास 5y है ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5y² में से 5 बाहर चला गया, 2 में से एक y बाहर चला गया, तो सिर्फ एक y बचा है, तो y लिखूंगी। फिर मैं लिखूंगी +2। क्यों? क्योंकि 5 2 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो क्योंकि 10 अंदर था इसलिए मैं 2 लिखूंगी, ठीक है। और y तो चला गया, ऑलरेडी बाहर है। अब बाकी जो -5 है -10 है उसमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगी? 5 कॉमन निकालूंगी। y नहीं निकाल सकती क्योंकि 10 के साथ y नहीं है, तो मैं 5 कॉमन निकालूंगी, वो भी -5 कॉमन निकालूंगी। तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 5y में से 5 बाहर चला गया, y बचा, माइनस था लेकिन क्योंकि साइन बाहर माइनस की साइन चली गई इसलिए अंदर प्लस हो गया, और 5 2 10 होता है इसलिए अंदर 2 हो गया। अब आप देखेंगे कि y+2 दोनों में है, तो मैंने y+2 को बाहर निकाल लिया। जो बचा हुआ था यानी 5y - 5 उसको एक ब्रैकेट में लिखा। देखो अगर आप यहाँ तक सम छोड़ दोगे तो शायद आपका आधा मार्क कट सकता है अगले स्टेप में, क्योंकि आप देखो आपके पास क्या है? y+2 है और 5y - 5 है, तो 5y - 5 में 5 कॉमन है, 5 जो है वो सामान्य है, तो एक 5 आप बाहर निकाल लो। अब वो आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, मतलब y+2 बाद में और बाकी चीज़ें पहले, ये भी लिख सकते हो। मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया, तो पहले तो 5 निकाल लिया, y+2 पहले से था, और जो 5y - 5 था उसमें से 5 चला गया, तो क्या बचा? y - 1। अब मैं 5th क्वेश्चन पे आ रही हूँ। 5th क्वेश्चन है p² - 2p - 35। इसमें आप देख सकते हैं p² के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम डायरेक्ट थर्ड टर्म पे जाएंगे यानी -35। इसके 2 फैक्टर हमको निकालने हैं। क्योंकि ये माइनस में है तो एक प्लस और एक माइनस आएगा। फिर हम जाएंगे बीच वाले टर्म पे यानी -2, क्योंकि माइनस में है तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस आएगा। 35 के 2 फैक्टर्स जिससे आंसर में 2 आना चाहिए, तो 7 5 35 होता है, और 7 में से 5 गया तो 2 आता है, ठीक है, माइनस हो गया इसमें। तो मैं पहला टर्म लिखूंगी p², -2p के जगह पे लिखूंगी -7p और +5p और -35। अब मैंने पहले 2 और लास्ट के 2 ऐसे 2 टर्म अलग अलग कर लिए। पहले p² - 7p में से p को कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा p - 7। फिर +5 कॉमन निकाला तो बचा p - 7। अब p - 7 आप देख सकते हो दोनों में कॉमन है, तो मैं p - 7 को अलग निकाल लूँगी, और जो बचा हुआ था यानी p + 5 उसको अलग लिख लूँगी। फिर हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं p² के साथ फिर से कोई टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्ट लास्ट टर्म पे जाते हैं यानी -44। -44 क्योंकि माइनस है तो या तो बड़े नंबर के साथ या छोटे नंबर के साथ, मतलब एक प्लस और एक माइनस आएगा। कैसे पता चलेगा? 44 के हमने 2 फैक्टर्स ले लिए, 11 और 4, क्योंकि 11 4 जा 44 होता है, और 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7 आता है, ठीक है। तो बीच में -7 है, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है, बड़े नंबर के साथ मेरे माइनस की साइन आ जाएगी, यानी -7p जो है वो -11p और +4p ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं पहला टर्म p² लिखूंगी, फिर मैं लिखूंगी p² -11p +4p -44। उसके बाद मैंने दोनों में से p कॉमन निकाल लिया है। p को कॉमन निकालते ही वो बन जाएगा p - 11, और +4 कॉमन निकालूंगी तो बनेगा p - 11। 4 कैसे कॉमन निकाला मैंने? क्योंकि 4 को 11 से मल्टीप्लाई करके 44 आता है गुणा करने पे। अब p - 11 2 बार हो गया, मैंने p - 11 को कॉमन ले लिया, सामान्य ले लिया, जो बचा हुआ था वो दूसरे ब्रैकेट में आ गया, मतलब p + और 4, ठीक है। अब हम आ रहे हैं 7th सम पे। 7th सम पे पहला स्टेप वही, m² के साथ कोई नंबर है क्या? कोई नहीं है, मतलब हम सीधे लास्ट टर्म पे चले जाएंगे। लास्ट टर्म हुआ +120 120, ठीक है, 120 मैंने लिख लिया। अब मैं 2 फैक्टर्स निकाल लूँगी जिससे मुझे 23 मिलेगा। 23 मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट का नंबर प्लस में है तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, लेकिन जो बीच वाला टर्म है वो -23 है, यानी कि दोनों नंबर्स क्या होंगे? माइनस में होंगे, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया, 2 टर्म्स मुझे लेने हैं जिससे मुझे 120 मिलेगा मल्टीप्लाई करके, तो 15 8 120 होता है, यानी 15 8 × 120।
उसके साथ 15 और 8 को अगर प्लस करेंगे तो 23 मिलता है। तो इसलिए मेरे फैक्टर्स हो गए -15m और -8m। ठीक है, अब मैं सम लिखूंगी तो पहले लिखूंगी m², फिर -23m की जगह मैं लिखूंगी -15m -8m। ठीक है, और +120। अब दो टर्म और दो टर्म मैंने अलग अलग कर लिए हैं। पहले वाले टर्म में से मैंने m को कॉमन निकाल लिया है, तो ब्रैकेट में बचा क्या, बच रहा है मेरा m -15। ठीक है, अगले में मैंने -8 को कॉमन निकाल लिया है, तो मेरा ब्रैकेट में बच रहा है m, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर की प्लस की साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगी, और -15 यानी 15 8 जा 120, 15 8 120। ठीक है, और आंसर मेरा हो जाएगा 15 -8, दोनों में कॉमन था वो आ जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको दूसरे ब्रैकेट में हम लेंगे यानी m -8। ठीक है, अब 8th सम पे आ रहे हैं हम। 8th सम में वापस पहला, आप स्टेप वाइज याद रखिए तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी इसमें, और प्लस माइनस आना अच्छी तरह से ज़रूरी है। पहले मैं m² पे देखूंगी, उसके साथ कोई नंबर नहीं है, यानी मैं डायरेक्टली लास्ट टर्म पे जाऊंगी। लास्ट टर्म है +100। ठीक है, 100 है और मिडल टर्म 25 है। ठीक है, तो यानी मुझे एक तो प्लस है, लास्ट वाले टर्म के साथ प्लस की साइन है, तो या तो दोनों टर्म प्लस या तो दोनों माइनस। क्योंकि बीच में -25 है इसलिए मेरे दोनों फैक्टर्स जो हैं वो माइनस में रहेंगे, दोनों गुणनखंड जो होंगे वो ऋणात्मक रहेंगे। तो 100 लेने के लिए मुझे 25 यानी 20 25 100, तो 20 और 5 और 20 + 5 अगर करेंगे तो 25 मिल जाता है, तो इसलिए वो मेरा फैक्टर हो गया। तो मैं -25m की जगह लिखूंगी -20m और -5m। ठीक है, अब मैं दो पार्ट कर लिया है मैंने, m को कॉमन निकालूंगी तो ब्रैकेट में बचेगा m -20, और फिर यहाँ से मैं -5 कॉमन निकाल रही हूँ। देखो, तो ब्रैकेट में क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, m आ जाएगा, और 100 में से मैंने 5 निकाल लिए, मतलब 5 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, तो बचा 20। m -20 अभी दोनों में है तो मैं m -20 को कॉमन ले लूँगी, और ब्रैकेट में बचेगा m -5। अब मैं आ रही हूँ 9th सम पे। फिर से मेरा पहला स्टेप, x² के साथ मुझे नंबर क्या मिल रहा है, 3 नंबर है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 3 × 15 करना पड़ेगा, 45 आएगा, और साइन है प्लस की, +15 था तो +45 आ जाएगा। अब मैं 45 के दो फैक्टर्स लूँगी, तो 45 के दो फैक्टर्स मुझे मिल जाएंगे, और मुझे बीच वाला नंबर जो है वो +14 है। तो क्योंकि लास्ट में प्लस की साइन है तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस आएगा, और बीच वाले टर्म में प्लस है यानी कि दोनों प्लस आने वाला है। तो मैंने फैक्टर्स ले लिया 9 और 5 45 भी होते हैं मल्टीप्लाई करके, और प्लस करने पे 14 भी होते हैं। इसमें कॉमन लेने में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैंने पहला टर्म लिखा 3x² प्लस 14x की जगह मैंने लिखा 9x + 5x और +15। अब जो स्टार्टिंग के दो पार्ट हैं यानी 3x² + 9x, उसमें से मैंने 3x कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x² में से 3 चला गया, 1x चला गया, तो 1x बचा, प्लस बचा, और क्योंकि 3x निकाल लिया है तो सिर्फ 3 बचा, क्योंकि 3 3 = 9 होता है, और प्लस लास्ट वाले दो टर्म में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x + 3। अब x + 3 आप देख सकते हैं दोनों में है, तो x + 3 कॉमन आ गया, और बचेगा 3x + 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब हम आ रहे हैं 10th सम पे। 10th सम में भी आप देखेंगे तो x² के साथ नंबर है 2, तो पहले मैं लास्ट में जो -45 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएगा -90। -90 के दो फैक्टर्स मुझे लेने हैं। सबसे पहले मुझे ये ध्यान देना है कि लास्ट में माइनस है, यानी एक प्लस और एक माइनस आएगा। अब बीच वाला टर्म जो है वो +x है। देखिए, जब सिर्फ x है मतलब 1 होता है, हाँ, तो +1x से समझिए, तो प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस आ जाएगा। अब 90 के लिए 10 9 × 90 होता है, 10 × 9 कितना होगा, 90 हो जाएगा, और 10 में से अगर 9 चला गया तो 1 बचता है, यानी जो मेरा 1x है वो मुझे मिल जाएगा। तो पहला टर्म 2x² मैंने लिखा, फिर +10x लिखा और -9x लिखा। 10x - 9x 1x हो जाएगा ऊपर, और -45। अब दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले 2x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2x² में से एक 2 चला गया, 2x में से एक x चला गया, तो ब्रैकेट में बचा x, प्लस आ गया क्या, 5 कैसे आ गया, 2 5 = 10। ठीक है, तो 5 आ गया। फिर -9 मैंने कॉमन निकाला, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट में कौन सी साइन बच जाएगी, प्लस की, क्योंकि अंदर माइनस साइन थी, तो x + 5 आ जाएगा। x + 5 जो है वो कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में बचा 2x और माइनस और 9, तो ये अगले ब्रैकेट में आ गया। अब हम आ रहे हैं 11th सम पे। 11th सम में आप देख सकते हैं फिर से पहले नंबर है 20, तो 20 × 8 करेंगे पहले। 20 × +8 कितना होगा, +160, 20 8 160, और साइन तो प्लस की है ही है। अब
क्योंकि एंडिंग में प्लस है तो या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, लेकिन बीच वाला टर्म जो है वो -26x है, तो बीच में अगर माइनस है तो यानी दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। अब मुझे प्लस माइनस करके कितना चाहिए 26 और इंटू करके चाहिए 160, तो मैं 16 टेंजा ले रही हूँ, 16 दहा में 160 हो जाएगा और 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 भी हो जाएगा। तो अब मेरा -26x जो है वो बन गया -16x और -10x। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, पहले 20x² लिखूंगी, फिर देखो आप पहले -16 और बाद में -10 भी लिख सकते हो, बस फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉमन क्या निकालोगे। ठीक है, मैंने पहले 10x लिखा है क्योंकि 20 था तो आसान होगा हमको 10 कॉमन निकालने में, इसलिए मैंने -10x को पहले और -16x को बाद में लिखा है, क्योंकि 20 और 10 सेम टेबल में आएगा और 8 और 16 सेम में आएगा। फिर मैंने पहले दो पार्ट यानी 20x² - 10x, इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, 10 ले सकते हैं और एक x ले सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्योंकि पहला टर्म 20 था तो मैंने 10 बाहर ले लिया तो अंदर 2 आ जाएगा, और 2x में से 1x बाहर लिया तो 1x आएगा, यानी 10x को कॉमन लेने पे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस पूरा 10x बाहर चला गया है, कुछ नहीं बचा अंदर, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो 10x बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 2x - 1। अब अगले वाले टर्म में से -8 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में 8 2 जा 16 होता है तो 2 बचेगा और x बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर की साइन प्लस हो जाएगी, प्लस थी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 2x और 8 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1, तो इसलिए ब्रैकेट में जो कॉमन नंबर बचा वो है 2x - 1, उसको मैं कॉमन निकाल लूँगी और फिर क्या बचेगा 10x - 8। अब वापस आप देख सकते हो उस वाले सम की तरह, इतना आप लिखोगे तो हाफ मार्क शायद कट हो जाएगा। 2x - 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 10x और -8 ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूँगी, पहला वाला जो 2x - 1 था वैसे ही लिख सकते हैं, और 2 को कॉमन निकालने के बाद 10 में से क्या बचेगा 5, क्योंकि 2 5 जा 10। ठीक है, तो 5x और 8 में से बचेगा 4। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में 2x - 1 और 5x - 4। अब लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का 6.1 का, जो पहले मैं देखूंगी x² के साथ नंबर है, क्या नंबर है उसके साथ 44 और लास्ट में है -3, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी यानी गुणा करूंगी। मुझे मिला है 132 -132। अब मुझे दो फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो एक माइनस और एक प्लस होगा। कौन सा माइनस कौन सा प्लस होगा, इसके लिए हम मिडल टर्म देखेंगे। मिडल में है -x, -x मतलब क्या होता है -1x, तो क्योंकि बीच वाले टर्म में माइनस की साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस आएगा। तो मैंने -132 के दो फैक्टर्स ले लिए, -12 और +11 सॉरी। तो अब मैं क्वेश्चन में आती हूँ, 44x² लिखूंगी मैं। अब मैंने वापस से 11x को पहले लिखा है और 12x को बाद में, क्यों, क्योंकि 44 और 11 में 11 कॉमन आसानी से निकल आएगा। अगर आप वो भी लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें से आपको क्या कॉमन निकालना पड़ सकता है 2 कॉमन निकालना पड़ सकता है, 4 कॉमन निकालना पड़ सकता है, बस आंसर सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्योंकि 44 और 11 आसान था इसलिए मैंने +11x को पहले लिखा और -12x को बाद में लिखा। अब दोनों में से मैंने 11x कॉमन निकाल लिया है, ब्रैकेट में क्या बचा 11 बाहर चला गया तो 44 था, तो 11 4 आएगा तो 4 बचा अंदर, और 2x में से 1x बाहर गया तो 1x अंदर बचा, यानी 11x और ब्रैकेट में आया 4x प्लस 11x पूरा बाहर चला गया तो अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर 12x और -3 में से क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, तो मैंने -3 ब्रैकेट बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 4x, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4x + 1 दोनों में आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो 4x + 1 कॉमन हो जाएगा और जो बाकी बचा वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा, मतलब 11x + 3। तो इस तरह से आपका ये जो प्रैक्टिस सेट था ये फैक्टराइजेशन है, इसको बहुत ध्यान से कीजिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये आपको 9th में आएगा, 10th में आएगा, ये जब तक आप इस तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये चीज़ सॉल्व करने के लिए आएगी, और ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया पहला स्टेप देखना ज़रूरी है कि जो भी मेरा स्क्वायर वाला नंबर है, जो भी वर्ग वाली संख्या है, उसके साथ कोई नंबर है क्या। अगर नंबर नहीं है तो हम डायरेक्ट फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और अगर नंबर है तो हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप लास्ट टर्म पे चले जाओ, लास्ट टर्म में प्लस है या
माइनस है। अगर प्लस है तो दोनों फैक्टर प्लस वाले आएंगे या फिर दोनों फैक्टर माइनस वाले आएंगे, और अगर माइनस है तो एक फैक्टर प्लस वाला और एक माइनस वाला। कैसे पता चलेगा कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है? उसके लिए हमको मिडल टर्म देखना पड़ेगा, यानी मध्यम पद। उसमें अगर प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस, और अगर माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा। ठीक है, उस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं हमको, और फिर हमको कॉमन निकालना है और लास्ट में आंसर लिख देना है। तो इजी सा है ये, और आप बहुत ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। ये हुआ हमारा 6th जो चैप्टर था वो है ये हमारा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बेजिक राशियों का गुणनखंड, तो उसका हमने 6.1 एक्सरसाइज फिनिश कर लिया। थैंक यू।